गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? जैसे आप जानते हैं कि हमने इसके पहले के क्लास में एक नया लेसन स्टार्ट करे थे और उस लेसन का नाम था सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और उसी सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने बहुत से टर्म्स ऑलरेडी ले लिए। वेस्ट टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिया हमने, और मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में वो प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। ओके, तो लेट्स बी स्टार्टिंग विथ आवर न्यू लेसन, दैट इज सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये जो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इस सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम जो टॉपिक स्टार्ट करे थे वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ में रिवाइज कर देता हूँ। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे और आपको याद होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। पार्टिकल्स जो भी सॉल्यूशन में आपने लिए हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स के नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, यानी मॉलिक्यूलर मास साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। 100 पार्टिकल अगर सॉल्यूट के डालेंगे तो सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो कुछ वैल्यूज़ बताएंगी, और अगर आपने 150 पार्टिकल्स डाल दिए तो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। इन प्रॉपर्टीज़ को आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपको याद होगा कि हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर जाकर देख सकते हैं। इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हमने इस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए लॉ पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ। ओके, राउल्ट्स लॉ दो कंडीशन में पढ़ा था, और वो राउल्ट्स लॉ में हमने दो कंडीशंस क्या ली थी कि ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट में से सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, तो उसके लिए राउल्ट्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ और आया था। और दूसरा हमने राउल्ट्स का एक और कंडीशन वाला स्टेटमेंट का लॉ लिया था जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी वॉलेटाइल है, तो उसके बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। आज मैं आपको इसी राउल्ट्स लॉ के बेस पर, क्योंकि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ना कोई जो सॉल्यूट होता है वो कोई ना कोई कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो स्टडी कर रहे हैं हम, उसका एप्लीकेशन एक ये भी है कि वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, एक छोटा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन या कंसेप्ट बोलेंगे, उसको लेने वाले हैं। दैट इज व्हाट? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। हम सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने वाले, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, इसको हम M2 कैपिटल M2 से भी बता सकते हैं, या कुछ बुक्स में आप स्मॉल mp से भी बता सकते हैं। ओके, फ्रॉम काय की मदद से हम ये कॉलिगेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिटरमाइन कर रहे हैं। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फ्रॉम लोअरिंग in
वेपर प्रेशर। ये छोटा सा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को आप कैसे बताते हैं? डेल पी से बताते हैं। ओके, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो मैथमेटिकली होता है पी नॉट माइनस पी एस के। तो हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का यूज करके हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिटरमाइन कर सकते हैं। अब सोल्यूट कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि हमने सॉल्यूशन कौन से टाइप का बनाया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको राउल्ट का लॉ याद रखना पड़ेगा। एज वी नो, ओके, लेट राउल्ट्स लॉ हम यूज करेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए। फॉर अ सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन के लिए containing नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कैसा है बेटा? नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें के सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट जो है वोलेटाइल है। अब ये राउल्ट्स लॉ का अगर मैं फॉर्मूला देखूंगा तो राउल्ट्स लॉ इस कंडीशन के लिए क्या बोलता है, जब सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट वोलेटाइल है, वो बोलता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, यानी जिसका वेपर प्रेशर निग्लिजिबल या ना के बराबर है, और सॉल्वेंट वोलेटाइल है, तो अगर ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो भी रिलेटिव चेंज आता है वेपर प्रेशर के अंदर इन टर्म्स ऑफ लोअरिंग, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डालते चले जाएंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना कम होते चले जाएगा। ओके, तो हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आया था, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, वो आया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2। ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और x2 को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मैं अभी आपको इसका स्टेटमेंट नहीं बता रहा, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, the relative lowering in vapor pressure, that is P naught minus Ps upon P naught, is always equal to the mole fraction of solute। अब इस वाला जो लॉ है, अब आपको पता होना चाहिए कि x2 के बदले मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, और मोल फ्रैक्शन भी एक तरीका है जिससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप बता सकते हैं। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? n2 अपॉन n1 प्लस n2। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स और सोल्यूट के मोल, इन दोनों का रेशियो अगर लेते तो इसको बोलते हैं x2, दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राउल्ट्स लॉ सिर्फ और सिर्फ ऐसे सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा। यानी राउल्ट्स लॉ हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन ओबे करते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, है ना। कॉन्सेंट्रेशन जो है सोल्यूट का बहुत कम है और सॉल्वेंट का ज़्यादा है। अगर ऐसा सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करें तो सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो राउल्ट्स लॉ हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन ही ओबे करता है या अप्लाई होता है। तो जाहिर सी बात है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, एज वी नो, हमें पता है व्हाट वी नो, राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ है एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही हम यूज करेंगे। तो दैट इज माय लाइन।
ओके, तो अब यहाँ पर जो N2 है नीचे साइड में यानी डिनोमिनेटर में, ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो N2 को आप कैंसिल करेंगे, तो N2 को ओमिट करना है आपको, ये N2 नहीं लिखना है। तो आपका ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, इस फॉर्मूले में आपका जो ये वाला वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये फॉर्मूला इस तरीके से दिखेगा आपको, ओके। यानी x2 के बदले मैंने ये रखा, और ये रखने के बाद मैंने मतलब एक बार और लिख देता हूँ मैं, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए था, N2 अपॉन N1 प्लस N2, लेकिन हमने ऑलरेडी लिख दिया कि राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल फॉर विच सॉल्यूशन बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर राउल्ट्स लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होगा तो मैं क्या करूँगा, ये N2 को निकाल दूंगा। अब N2 अगर निकल गया तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ N2 जो है ये निगलेक्ट करना है आपको, निगलेक्टेड, क्योंकि राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अब यहाँ P0 माइनस PS को मैं डेल P के टर्म में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का डिफरेंस होता है। तो P0 माइनस PS के बदले डेल P लिखा, कंफ्यूज नहीं होना, अपॉन P0 इज इक्वल टू, अब आपका राउल्ट्स लॉ क्या बन गया, N2 अपॉन N1, ओके, N2 अपॉन N1। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों के मतलब फॉर्मूलाज के बेस पर वैल्यूज को पुट करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 से डिनोट किया जाता, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 इज इक्वल टू हो जाता W2 अपॉन M2, यानी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और N1 क्या हो जाता है बोलिए आप, N1 इज इक्वल टू हो जाएगा W1 मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास। मैं कैपिटल M से डिनोट कर रहा, आप कैपिटल MA MB के टर्म में भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज MA MB M2 M1 या स्मॉल m, बहुत से लेटर्स अलग अलग बुक्स में दिए गए, तो आप कोई भी एक लेटर को डिसाइड करके यूज कर सकते हैं। MA और MB भी यूज किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया बोलिए, डेल P अपॉन P0 इज इक्वल टू मास, नंबर ऑफ मोल्स के बदले आपने रखा है W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। दिस इज माय फाइनल डेरिवेशन for the determination of molecular mass of solute on the basis of Raoult's law, that is based on lowering in vapor pressure। और ये वाला जो लॉ है इसके बेस पर मैं M2 को सॉल्व करूंगा। तो M2 का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, मैं ऊपर का हिस्सा मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ओके। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आपका ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा बोलिए मुझे, ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल बन जाएगा। डेल P आप वैसे रख दीजिए, चेंज इन वेपर प्रेशर, ओके, P0 भी वैसे रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, W2 अपॉन M2 इंटू ये M1 ऊपर चला जाएगा, M1 अपॉन W1, ओके। मैं M2 के लिए सॉल्व करूंगा, तो M2 यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, इसको इधर लेकर गए, इसको इधर लेके जाऊंगा, तो जाएगा P0 इंटू W2 इंटू M1 अपॉन जाएगा डेल P इंटू W1। तो दिस इज माय फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट आप कैलकुलेट कर सकते हैं राउल्ट्स लॉ का इस्तेमाल करके और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का इस्तेमाल करके। अगर आपको P0 यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पता है, W2 मतलब मास ऑफ सोल्यूट पता है, M1 मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, डेल P मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पता है, और W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, तो कौन सी टर्म क्या है हम यहाँ पर समझने के लिए एक बार नीचे में मेंशन कर देते हैं, ओके, ताकि आपको कंफ्यूज जो ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये बहुत ही सिंपल सा एक टेक्निकल राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन आ गया। यहाँ पर M2 क्या है बोलिए आप, M2 है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी जो सोल्यूट लिया आपने उस सोल्यूट का अगर आप मॉलिक्यूलर मास
कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये टर्म M2 का यूज़ करेंगे। ओके, दूसरा P0 क्या है? व्हाट इज P0? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जो आपने सॉल्यूशन बनाया था उसमें सॉल्वेंट जो भी आपने यूज़ किया था वॉलेटाइल सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर P0 लेना चाहिए। W2 क्या है? W2 को मैंने अभी आपको बताया, ये M2 को MB भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप M2 या MB से भी बता सकते हैं, और W2 या WB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, तो यू कैन यूज द लेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कंफर्टनेस। ओके, W2 और WB क्या हो गया फिर? बोलिए आप। मास ऑफ सोल्यूट, यानी जो भी सोल्यूट का आपने मास लिया वो हो गया MB। ओके, डेल P क्या है? चेंज इन वेपर प्रेशर, जिसको मैथमेटिकली P0 माइनस PS से बताते, दैट इज कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, और W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। W1 क्या है बोलिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम इस W1 को WA भी ले सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी एक सिंबल फिक्स करके आप कंटिन्यू यूज करना है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना करके बता दिया। तो ये वाला जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन का हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, और इसके बेस पर हम बहुत से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। लेकिन कंडीशंस ये है कि आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मालूम होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट मालूम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट मालूम होना चाहिए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना या डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट मालूम होना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी सिंपल लॉ दैट इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। तो ये आपको याद रखना है। कोई डाउट है क्या बेटा? ठीक है, तो ये वाला एक टॉपिक आज हम कंप्लीट करें हैं। अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे सवाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं, और वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है कि मैंने जैसा आपको इसके पहले के लेक्चर में भी बताया कि जो राउल्ट्स लॉ है वो जनरल लॉ नहीं है, मतलब कॉमन लॉ नहीं है, हर सॉल्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सॉल्यूशन या तो बिहेवियर से डाइल्यूट होना चाहिए। अगर आप राउल्ट्स लॉ को अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो राउल्ट्स लॉ जो है एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये कंडीशंस है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपको जो एप्लीकेशन है राउल्ट्स लॉ की वो प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए हम हमेशा सोल्यूट को बहुत ही कम अमाउंट में लेते हैं और सॉल्वेंट को ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। ये एक पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट, तो अब राउल्ट्स लॉ जो है वो जब भी आप यूज़ करेंगे या अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है उसका बिहेवियर जो है वो जनरलाइज्ड नहीं होना चाहिए, वो आइडियल टाइप का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अभी आज जो है हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन। अगर मैं किसी सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलता हूँ तो आइडियल सॉल्यूशन मैं किसे बोलूँगा? विच सॉल्यूशन आई कैन से कि यस सर इट इज़ अ आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि आइडियल सॉल्यूशन इज अ दैट सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ। यानी जो दो केसेस आपने राउल्ट्स लॉ के प्रीवियस लेक्चर में पढ़े, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ द कंपोनेंट्स आर वॉलेटाइल। तो राउल्ट्स लॉ हमेशा ये मतलब जो सॉल्यूशन ओबे करता है इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट गिवन टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन कोई भी रहे, अगर वो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ की जो कंडीशंस बताई गई है दो केसेस की, आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए देखिए, तो आप उस सॉल्यूशन को आप आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि द सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन विच ओबे, जो ओबे करता है, ओबे करना मतलब फॉलो करना, राउल्ट्स लॉ एट इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन,
कॉन्सेंट्रेशन भले ही चेंज कर देंगे, लेकिन अगर एक सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है तो ऐसा जो सॉल्यूशन है टेक्निकली हम उस सॉल्यूशन को मतलब आइडियल सॉल्यूशन मानेंगे। अब यहाँ पर ये तो एक केस हो गई कि भाई आइडियल सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन को आप बनाने के लिए ये कंडीशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि वो राउल्ट्स लॉ ओबे करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी अगर एक आइडियल सॉल्यूशन का बिहेवियर देखेंगे तो उस सॉल्यूशन में और क्या क्या कंडीशंस ओबे करता है राउल्ट्स आइडियल सॉल्यूशन। तो कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन, अगर एक सॉल्यूशन को आइडियल बिहेवियर करना है, अगर एक सॉल्यूशन को आइडियल बिहेवियर शो करना है, ओके, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंडीशंस। नंबर 1, आपको पता है कि जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, है ना, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जब होमोजीनियस मिक्सचर बनता है तो एंथैल्पी में चेंज आता है। मतलब या तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो सकता है या तो एंडोथर्मिक हो सकता है, यानी हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या तो रिजल्टेंट चेंज इन हीट जो है वो आपको पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा, जिसको हम एंथैल्पी का चेंज बोलते हैं। लेकिन फॉर आइडियल सॉल्यूशन जब एंथैल्पी का चेंज सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद, है ना, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो एंथैल्पी का चेंज है मिक्सचर बनाने का, यानी होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाने के बाद, वो जीरो होना चाहिए। मतलब चेंज नहीं नजर आना चाहिए। मतलब ना इधर एक्सोथर्मिक या तो हीट इवॉल्व भी नहीं होना चाहिए, नॉर एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा सॉल्यूशन है तो ऐसे सॉल्यूशन को आप आइडियल सॉल्यूशन मानेंगे। दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि वॉल्यूम जो रहता, जैसे मान लीजिए मैंने 10 ml सोल्यूट लिया और 90 ml सॉल्वेंट लिया, तो एग्जैक्ट 100% नहीं होता है, इट कैन चेंज, वॉल्यूम कैन चेंज। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू सर्टन इंटरैक्टिव फोर्सेस, ड्यू टू सम अमाउंट ऑफ एवेपोरेशन, टेम्परेचर चेंजेस। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिस सॉल्यूशन में एंथैल्पी का चेंज जीरो होने के साथ साथ वॉल्यूम का चेंज, मिक्स करने के बाद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने के बाद जो मिक्सचर का चेंज है वो भी जीरो होना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं मैं कि अगर आप देखोगे तो सोल्यूट जब आप लोगे तो उसमें भी मतलब हम सोल्यूट को कैपिटल बी बता देते हैं और सॉल्वेंट को कैपिटल ए बता देते हैं, तो उनके आपस में कोई ना कोई इंटरेक्टिव फोर्सेस हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, मॉलिक्यूलर फोर्स। आपने फिजिकल केमिस्ट्री का जो गैसियस स्टेट है उसमें टाइप ऑफ फिजिकल फोर्सेस पढ़ेंगे। इंटरेक्टिव फोर्स होते हैं मॉलिक्यूल के बीच में, फिजिकल होते हैं, केमिकल फोर्स नहीं होते। इलेक्ट्रॉन के बेस पर वो रिलेशन नहीं होता, बल्कि जस्ट अ फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब जब आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया तो ये फोर्सेस ब्रेकअप होकर नए फोर्सेस जनरेट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट के फोर्सेस, इसको ए बी फोर्सेस बोल देंगे आप। लेकिन जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उस आइडियल सॉल्यूशन में ये जो इंटरैक्टिव फोर्सेस होते हैं इक्वल होते हैं। मतलब द इंटरैक्टिव फोर्सेस आर सेम, द इंटरैक्टिव फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस ही होते हैं। इंटरैक्टिव लिखने के बजाय आप अट्रैक्टिव भी लिख सकते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट, बी मतलब सोल्यूट एंड ए बी, नए फोर्स जो जनरेट हो रहे ए बी आर इक्वल, आर सेम। यानी जितने भी इंटरैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेम होते हैं तभी वो सॉल्यूशन आइडियल, मतलब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट में होता है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट होता है, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तब एग्जिस्ट करेगा।
ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको याद रखना है कि जो राउल्ट्स लॉ है वो राउल्ट्स लॉ ओबे कर रहा है वो, तो जाहिर सी बात है ये जो आइडियल सॉल्यूशन है ये वाली कंडीशन को भी ओबे करता है। व्हाट इज दैट के जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन विथ देयर प्रेशर, यानी मतलब हम जो कंडीशन ओबे करने वाली बात है वो यहाँ पर ये भी आ गई कि पी एस इज ऑलवेज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स है। आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं पी नॉट बी ऑफ एक्स बी। मतलब ये वाली जो केस है वो सेकंड केस है, अगर सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों वॉलेटाइल है तो ये वाला लॉ ओबे करना चाहिए राउल्ट्स का सेकंड केस का, कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ देयर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट विद प्रोडक्ट ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन। ये कंडीशन भी ओबे करता है, इट ओबेज दैट इज कंडीशन। ओके, दिस कंडीशन कैन बी ओबे बाय आइडियल सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद में याद रखना चाहिए कि जो सोल्यूट और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं उनका शेप, उनका साइज, उनका कैरेक्टर भी सेम होना बहुत ज़रूरी है। साइज ऑफ ए एंड बी आर सेम, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। साइज ऑफ ए एंड बी आर सेम। मैं साइज भी बोलूँगा, शेप भी बोल सकते हैं आप, एंड कैरेक्टर भी जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ओरली याद रख लीजिए कि उनका स्केपिंग एबिलिटी जो है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्केप आउट सेम होना चाहिए। तो ये मतलब सब कंडीशंस है जो मतलब आइडियल सॉल्यूशन ओबे करता है, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कई बार आपको आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल पूछता है, तो आप ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स याद रखेंगे जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए बहुत ही बेस्ट है। सबसे पहले तो मैंने बोला ऑल डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, आर आइडियल, क्योंकि ऑल डाइल्यूट सॉल्यूशन ओबे, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर बार बार देखिए। अभी मैं जगह नहीं इसलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको, और यहाँ पर हम अभी नया पॉइंट्स डालेंगे अभी। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं आज के लेक्चर में, एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट और जेई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बनता है ऑप्शन के साथ। तो आपको जितने एग्जाम्पल्स याद रखना है ना, वो याद रखना है। सबसे पहले तो ऑल डाइल्यूट सॉल्यूशन, जितने भी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेंगे है ना वो आइडियल सॉल्यूशन ही बनेंगे। ये तो एक कॉमन लाइन हो गई, बट एग्जाम्पल नहीं हुआ। एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं कि बेंजीन और टूलिन का होमोजीनियस मिक्सचर अगर मैंने बनाया, बेंजीन प्लस टूलिन, इट इज़ अ बेस्ट एंड आइडियल एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। उसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का होमोजीनियस मिक्सचर, SiCl4 का होमोजीनियस मिक्सचर, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, ये सब जो है ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल बनेंगे। इसके अलावा इथिलीन डाइब्रोमाइड प्लस इथिलीन डाइक्लोराइड, इथिलीन डाइब्रोमाइड C2H4Br2 प्लस C2H4Cl2, ये सब जो है आइडियल सॉल्यूशन के बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप और भी एन ब्यूटाइल क्लोराइड और हम बोलेंगे एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ऐसे आप जितनी भी लिस्ट बनाएंगे कम है। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बनाया आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है। तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड
कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स या कंडीशंस वाली केसेस सभी स्टूडेंट जो है इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम इसका अगर अपोजिट सॉल्यूशन देखेंगे तो वो नॉन आइडियल होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे आप? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कोई स्पेशल मतलब बात नहीं है। जितनी बातें आपने आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करें वो नॉन आइडियल के लिए करना है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एलॉबरेट नहीं कर रहा हूँ, लेक्चर लंबा हो जाएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या है कि इट डज नॉट ओबे राउट्स लॉ, इट डज नॉट ओबे राउट्स लॉ। ये राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता है, ओके, ये तो पहली केस होगी। दूसरा यानी एंथैल्पी का जो चेंज होता है मिक्स करने के बाद वो नॉट इक्वल टू 0 मान लेना आप, ओके। चेंज इन वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी चेंज हो सकता है कम या ज़्यादा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हो सकता है, ठीक है ना। इंटरैक्टिव फोर्सेस सेम नहीं हो सकते, यानी हमने बोले ना कि आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, इनके इंटरैक्टिव फोर्सेस जो है इक्वल या सेम होते हैं, लेकिन नॉन आइडियल के इंटरैक्टिव फोर्सेस सेम नहीं होते, ठीक है ना। शेप एंड साइज आर नॉट सेम, शेप एंड साइज आर नॉट सेम, ये जो है शेप और साइज जो है सेम नहीं हो सकती, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो ये जो बातें मैंने आपको बताया हूँ, उसके अलावा आप ये भी नहीं मान सकते कि जैसे मैंने अभी बताया पी ए इज़ ग्रेटर दैन और लेस दैन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ पी नॉट ए इंटू एक्स ए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। यानी अपने को जो सेकंड केस का लॉ है पी एस इज़ ग्रेटर दैन और लेस दैन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जो सेकंड लॉ है वो भी ओबे नहीं कर सकता। सेकंड केस दोनों भी, जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ इक्वल टू दी सम ऑफ प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट विद प्रोडक्ट ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन, वाली कंडीशन भी ओबे नहीं कर सकता। तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के तो बहुत से एग्जांपल आप ले सकते हैं। कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो नॉन आइडियल ही रहेगा, क्योंकि डाइल्यूशन खत्म हो गया तो राउट्स लॉ ओबे नहीं होगा, राउट्स लॉ ओबे नहीं रहेगा तो वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल बनेगा। तो today's lecture is based on very important topic, that is Raoult's law, as well as दूसरा जो टॉपिक हमने पढ़ा कि कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, और उसके बाद में आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। अब अगले लेक्चर को बहुत इंटरेस्टिंग है, हम ये जो आइडियल सॉल्यूशन है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो उसके वजह से जो डेविएशन चेंजेस आते हैं उसको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। आपको मेरे वीडियोस कंटिन्यू देखना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।